Welcome student to EduSet channel Haryana. Myself Pimla Devi, lecturer in commerce, Government Girls Senior Secondary School, Gangwa, Hisar. We are going to study about chapter 9.3 of 12th Business Study. Chapter name Fixed and Working Capital, Meaning and Determinants. Today's topic meaning of working capital, concepts of working capital, need or significance of working capital. Our fourth and last topic, factor affecting the requirement of working capital. Please student listen attentively and prepare note whenever needed. So let's begin. फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी का अर्थ। कार्यशील पूंजी का मतलब होता है चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के अंतर को ही कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कंपनी के बैलेंस शीट को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 4 पार्ट में कौन कौन से पार्ट बनाएंगे? सबसे पहले 2 साइड होती है बैलेंस शीट की, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। 2 पार्ट में एसेट साइड को डिवाइड किया जाता है और 2 ही पार्ट में लायबिलिटी साइड को डिवाइड किया जाता है। तो एसेट साइड में एसेट्स को 2 पार्ट में करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स में बांटा जाता है और लायबिलिटी को भी करंट लायबिलिटी एंड फिक्स लायबिलिटी के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो अब देखो, जो वर्किंग कैपिटल होती है वो होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल, जिसका डिफरेंस कितना आएगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू आएगा 15,000, क्योंकि करंट एसेट्स आपकी है 50,000, करंट लायबिलिटी आपकी 35,000। तो इस तरह से जो दोनों का डिफरेंस है वो आपका 15,000 और यही आपकी क्या है? वर्किंग कैपिटल की अमाउंट है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, कार्यशील पूंजी के अर्थ के संबंध में 2 और धारणाएं भी प्रचलन में है और वो कॉन्सेप्ट है नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट एंड सेकंड है आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के अंतर को हम क्या कहते हैं? नेट वर्किंग कॉन्सेप्ट। जब पहले वाला हम लें तो इसको वो कैसे डिफाइन करेंगे? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस होगा उसको कहा जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लेते तो हमारी फिक्स एसेट्स 50,000 माइनस करंट लायबिलिटी 35,000, तो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 15,000, जो कि हमारी 15,000 है। सेकंड, चालू संपत्तियों के योग को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। अगर करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस ना करें तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि जितनी आपकी करंट एसेट्स है वो आपकी क्या है? वो आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में कितनी थी आपकी? 50,000। शुद्ध कार्यशील पूंजी को इस प्रकार भी संबोधित कर सकते हैं। अगर आपको नेट वर्किंग कैपिटल को डिफाइन करना हो तो एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। चालू संपत्तियों का वह भाग जिसका संबंध स्थायी दायित्व से किया जाए उसे शुद्ध कार्यशील पूंजी कहती है। शुद्ध के अंदर हम क्या करते हैं? जो आपकी करंट एसेट्स होती है उसमें से हम जो आपकी करंट लायबिलिटी होती है वो लेस कर देते हैं। इस कारण से इन्होंने क्या, अर्थात दीर्घकालीन पूंजी से ही किया जाता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लें तो 50,000 करंट एसेट्स
का प्रबंध करने के लिए आपको 35,000 करंट लायबिलिटी और 15,000 के स्थायी दायित्वों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार शुद्ध जो आपकी कार्य नेट वर्किंग कैपिटल थी वो आपकी कितनी होगी? 15,000 ही कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अथवा महत्व। कार्यशील पूंजी का अर्थ समझने के बाद क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी व्यवसाय में आवश्यकता क्या होती है, क्यों होती है। तो देखो सभी तरह के व्यवसाय में दो टाइप की एसेट्स की जरूरत पड़ती है। आपने देखा ही होगा कि दो टाइप की एसेट्स की हर एक बिजनेस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होती है फिक्स एसेट्स और दूसरी होती है करंट एसेट्स, यानी कि स्थायी संपत्ति एवं चालू संपत्ति। स्थायी संपत्तियों में हम इंक्लूड करते हैं भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर को, और करंट एसेट्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जिनको नियर फ्यूचर यानी कि 1 मंथ के अंदर हम उनको सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसी सिक्योरिटीज को मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहा जाता है। बिल रिसीवेबल, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, डेटर, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस वो माल होता है जो अभी प्रोसेस में है, यानी कि जिस पर एक एक्टिविटी हो चुकी है और एक एक्टिविटी होना बाकी है, यानी कि वो ना ही तो रॉ मटेरियल है और ना ही वो फिनिश गुड्स है, यानी कि बीच में प्रोसेस में चल रहा है। ऐसे जो भी माल है उसको कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है जिस पे अभी कोई प्रोसेस नहीं हुई है तो उसको रॉ मटेरियल कहा जाता है। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल जो है ये स्टॉक का पार्ट है, स्टॉक होती है। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जिसको हम एडवांस में ही पे कर चुके होते हैं, तो उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। कई स्थायी संपत्तियां व्यवसाय का ढांचा तो तैयार कर देती है, लेकिन इसे संचालित करने के लिए चालू संपत्तियों की आवश्यकता होती है। अभी हमारा टॉपिक यही है कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो देखो जो फिक्स एसेट्स होती है उससे तो किसी बिजनेस का स्ट्रक्चर ही मेंटेन होता है, स्ट्रक्चर ही बनता है। उसको चलाने के लिए चालू संपत्तियों की आवश्यकता होती है। जैसे एक निर्माण संस्था को माल तैयार करने के लिए कच्चा माल खरीदना होता है, उसे तैयार माल में परिवर्तित करने के लिए श्रमिकों को मजदूरी आदि से संबंधित खर्चे करने होते हैं, तैयार माल को बेचने के लिए विज्ञापन करना होता है, और इसी प्रकार कभी कभी तैयार माल को उधार भी बेचना पड़ता है। तो इसकी व्यवस्था करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि माल तो तैयार फिक्स एसेट्स करेगी, लेकिन जो कच्चा माल खरीदेंगे माल तैयार करने के लिए उसके लिए कैश चाहिए, मजदूरों की जरूरत होगी तो मजदूरी चाहिए देने के लिए, और भी बहुत खर्चा होता है। माल को बेचने के लिए विज्ञापन भी देना पड़ता है। तो ये सारे जो है कच्चा माल खरीदने के लिए कैश, मजदूरों को देने के लिए कैश, विज्ञापन करवाने के लिए जो खर्चा करेंगे, तो ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? आपके वर्किंग कैपिटल के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इन पर खर्चा करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी व्यवसाय की तरलता अथवा शीघ्र भुगतान क्षमता की सूचक होती है। अब देखो तरलता की कैसे सूचक होती है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी है तो आप जो भी खर्चा होगा उत्पादन पर उसका तुरंत भुगतान कर दोगे,
और अगर नहीं है आपके पास कैश तो आप नहीं भुगतान कर सकोगे। तो देखो हम कुछ पॉइंट्स लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, यानी कि ऐसे कारण जिनकी वजह से हमें व्यवसाय के अंदर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता महसूस होती है। तो सबसे पहला है दैनिक व्ययों का भुगतान। दैनिक डेली जो खर्चे होते हैं उनका भुगतान करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो कि एक वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। चालू दायित्वों का समय पर भुगतान करना, नगद छूट का लाभ उठाना। अब नगद छूट का तो वही बिजनेसमैन प्रॉफिट ले सकता है या लाभ उठा सकता है जिसके पास नगद है, पैसे है। मान लेते हैं मार्केट में ऑफर आया हुआ है कि जो 1 लाख तक का माल परचेज करेगा उसको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपया कैश है तो आप तुरंत जाके 10% का बेनिफिट उठा सकते हो। तो इस तरह से अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी है तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। नेक्स्ट है अनुकूल बाजार अवसरों का लाभ उठाना। अनुकूल बाजार अवसर जो होते हैं, कई बार बाजार की कंडीशन ऐसी होती है जो हमारे मार्केट या हमारे बिजनेस के फेवर में होती है, तो उनका लाभ उठा सकते हैं। और उत्पादन में निरंतरता बनाए रखने के लिए भी व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो हमारे वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले कई घटक हैं जिनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट फैक्टर हमारा है नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। व्यवसाय की प्रकृति 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है व्यवसाय हम करते हैं जिसको कहते हैं निर्माणी व्यवसाय, और दूसरा व्यापारिक व्यवसाय। अब इन दोनों में फर्क क्या है? निर्माणी व्यवसाय वो व्यवसाय होता है जिनमें वस्तुओं को कच्चे माल से तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। तो सीधी सी बात है, कच्चे माल से अगर हम तैयार माल में परिवर्तित करेंगे माल तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो इस कारण कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल और तैयार माल सभी के स्टॉक में जो धन है लंबे समय तक विनियोजित हो जाता है। परिणाम स्वरूप ज़्यादा कार्यशील पूंजी की जरूरत होगी। तो सीधी सी बात है कि अगर आपका निर्माणी व्यवसाय है तो आपको ज़्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। सेकंड आता है आपका, इसके विपरीत अगर हम ले तो दूसरा टाइप जो आता है हमारा व्यापारिक व्यवसाय। व्यापारिक व्यवसाय में माल खरीदते ही और कभी कभी तो खरीदने से पहले ही बेच दिया जाता है। इसमें माल बनाना नहीं पड़ता, किसी टाइप के कोई कच्चे माल का स्टॉक नहीं करना पड़ता, तो इसलिए इसमें बहुत ही कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त थर्ड जो सेक्टर आता है वो आता है हमारा सेवा व्यवसायियों का। अब आपको पता ही है कि सेवा का स्टॉक नहीं किया जा सकता, तो सेवा व्यवसायियों में स्टॉक न होने के कारण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती ही नहीं। तो इस तरह से अगर हम वर्किंग कैपिटल के नेचर के अकॉर्डिंग देखें कि रिक्वायरमेंट किस में ज़्यादा है, तो जो आपका निर्माणी व्यवसाय है उसमें सबसे अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। व्यापारिक व्यवसाय में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है
और सेवा व्यवसायों के अंदर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। सेकंड हमारा जो फैक्टर है वो है स्केल ऑफ ऑपरेशंस, क्रियाओं का स्तर। कार्यशील पूंजी एवं क्रियाओं के स्तर में सीधा संबंध होता है। बड़े आकार की संस्थाओं में अधिक व छोटे आकार की संस्थाओं में कम कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है, क्योंकि जो बड़े आकार की संस्थाएं होती हैं उनको ज़्यादा प्रोडक्शन करना होता है, लार्ज स्केल पे उनका बिजनेस होता है, तो इसलिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जो छोटे बिजनेस हैं उनका जो बिजनेस होता है छोटे स्केल पे होता है और उनका प्रोडक्शन भी कम होता है, इस कारण से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल, व्यावसायिक चक्र क्या होता है? व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता प्रभावित होती है, क्योंकि जो व्यावसायिक चक्र होता है इसके कुछ चरण होते हैं और इन्हीं से ही हमें वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट का पता चलेगा। तेजी काल में मांग बढ़ने से उत्पादन बिक्री में वृद्धि होती है। अब जब तेजी काल होगा उत्पादन बिक्री में वृद्धि होगी, इसलिए आपको ज़्यादा उत्पादन करना होगा। ज़्यादा उत्पादन करने के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत मंदी काल में मांग घटने से उत्पादन घट जाता है, बिक्री घट जाती है, तो उत्पादन और बिक्री दोनों में कमी आने के कारण उत्पादन तो कम होगा, तो इसलिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी कम होती है। इसको हम एक चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। व्यावसायिक चक्र, बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल जहाँ भी आ जाए इसका मतलब है कि व्यवसाय में आने वाली मंदी और तेजी का जो क्रम होता है उसी को ही व्यावसायिक चक्र कहा जाता है। अब इस चक्र को अगर हम देखते हैं, इस चित्र को देखते हैं, तो इससे आपको स्पष्ट आ जाएगा। जहाँ बूम है ये क्या है? तेजी की स्थिति है। तेजी कब होती है? जब आपका माल तुरंत बिक जाए, मार्केट में डिमांड हो। जब डिमांड होगी तो बिक्री ज़्यादा होगी, बिक्री ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब बूम पर चली जाती है कोई भी चीज़, उसके बाद क्या होता है? डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है और डिक्लाइन होता होता डिप्रेशन में आ जाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है मंदी। मंदी में क्या होता है? डिमांड कम होती है, डिमांड कम होगी तो बिक्री कम होगी, बिक्री कम होगी तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो सीधी सी बात है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो ये कंडीशन कुछ टाइम रहती है, उसके बाद धीरे धीरे इसमें भी इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट होता है और एक टाइम आता है फिर क्या आ जाता है? बूम आ जाता है, तेजी आ जाती है। तो इस तरह से व्यवसाय में ये सर्कल चलते रहते हैं। इसमें 4 कंडीशन आती हैं। अगर सबसे पहली कंडीशन को हम बूम लेते हैं तो फिर सेकंड कंडीशन में डिक्लाइन स्टार्ट होता है, फिर क्या होती है? डिप्रेशन होता है और फिर इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और फिर कहाँ? फर्स्ट वाले पे। अगर इस तरह से हम साइकिल बनाएं तो नंबर 1 बूम आ गया यहाँ पे, नंबर 2 डिक्लाइन आ गया, नंबर 3 आपका डिप्रेशन और नंबर 4 आपका इम्प्रूवमेंट, और फिर आ जाएगा आपका बूम पर। तो इस तरह से व्यवसाय में ये चक्र बनता रहता है और चलता रहता है, यानी कि व्यवसाय में मंदी तेजी आती रहती है और इस मंदी तेजी का जो हम साइकिल बनाते हैं उसी को ही बिजनेस साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीजनल फैक्टर, मौसमी घटक क्या होते हैं? कुछ वस्तुओं की मांग पूरे वर्ष निरंतर बनी रहती है और कुछ वस्तुओं की मांग मौसम में ही बनी होती है।
जिन वस्तुओं की मांग पूरे वर्ष समान रूप से बनी रहती है उनका उत्पादन और विक्रय लगातार चलता रहता है। जिनका उत्पादन और विक्रय लगातार चलता रहेगा, परिणाम स्वरूप ऐसे व्यवसायों में कम कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। अब देखो, जिसमें लगातार प्रोडक्शन चलता रहता है फिर भी कम कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि माल नगद में बिकता रहता है या उधार में, जैसे भी हो, पैसा कलेक्ट होता रहता है, बिक्री होती रहती है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत होगी। दूसरी ओर, कुछ वस्तुओं की मांग किसी विशेष मौसम में ही होती है, लेकिन उसका उत्पादन पूरे वर्ष भर तक किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रीज, कूलर, एसी वगैरह जो होते हैं। एसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, कूलर का लेते हैं। तो देखो, इनकी डिमांड कब होती है? विंटर सीजन में होती है, पर इनका प्रोडक्शन पूरे साल बना रहता है। अब देखो, बिक्री तो होगी सर्दियों में, प्रोडक्शन पूरे साल होगा, तो जिस टाइम बिक्री नहीं होगी उस टाइम प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो उस टाइम भी पूंजी की जरूरत होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं की मांग होने पर पूर्ति ठीक प्रकार से की जा सके, इसके लिए पूरे साल उत्पादन करके स्टॉक बन रखा जाता है। ऐसे व्यवसाय में कच्चे माल व तैयार माल दोनों का अधिक मात्रा में स्टॉक रखने के कारण अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। ऊनी वस्त्र उद्योग, इसका आप एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन साइकिल, उत्पादन चक्र। उत्पादन चक्र का अभिप्राय है ऐसे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने में लगने वाले समय से है। जहां पर प्रोडक्शन साइकिल का जिक्र आ जाए, साइकिल का जहां भी जिक्र आ जाए, इसका मतलब वो समय बता रहा है उसका। उत्पादन चक्र का अभिप्राय कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने में लगने वाले समय से है। यह अवधि जितनी लंबी होगी, यानी कि कच्चे माल से तैयार माल में परिवर्तित करते वक्त जितना ज़्यादा लंबे समय लगेगा, उतनी ही अधिक समय के लिए आपकी पूंजी कच्चे माल और तैयार माल में फंसी रहेगी। तो इसके लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत, जहां उत्पादन चक्र की अवधि बहुत कम होती है, वहां कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है उधार उपलब्ध कराना, क्रेडिट अलाउड। जो संस्थाएं अधिक बिक्री नगद करती हैं, यानी कि अपना माल जो नगद में बेच देती है, तो उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका जो माल है वो कैश में कन्वर्ट होता रहता है। इसके विपरीत, जो संस्थाएं अधिक उधार में बिक्री करती है, उन्हें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है उधार सुविधा की प्राप्ति। इससे पहले जो पॉइंट था क्रेडिट अलाउड, मतलब आप उधार की सुविधा दे रहे थे। 7th पॉइंट में आता है कि क्रेडिट अवेल, मतलब आपको भी उधार की सुविधा मिल रही है या नहीं। यदि कच्चा माल एवं अन्य सामग्री उधार पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो आपको कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत, यदि ये चीजें आपको उधार पर उपलब्ध नहीं होती हैं, तो आपको शीघ्र भुगतान करने की जरूरत होती है, क्योंकि इन चीजों को खरीदने के लिए तो आपको अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। परिचालन कुशलता, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। परिचालन कुशलता का अर्थ है विभिन्न व्यवसाय क्रियाओं को कुशलतापूर्वक संचालन या संपन्न करने से, यानी कि व्यवसाय में जो एक्टिविटी होती है वो एफिशिएंटली की जाए। हर संगठन की परिचालन यानी कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अलग अलग होती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कच्चे माल को अति शीघ्र तैयार माल में परिवर्तित करना, तैयार माल को अति शीघ्र से बेचना, देनदारों से अति शीघ्र
भुगतान प्राप्त करना। जिस कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी परिचालन कुशलता अधिक होती है उसे स्टॉक व देनदारों में कम विनियोग करना पड़ता है, क्योंकि उनका जल्दी माल बिक जाता है और कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो उन्हें ना ही तो ज़्यादा स्टॉक रखना और ना ही डेटर में उनकी पूंजी फंसती, तो उनको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। इसके विपरीत अगर मान लेते हैं आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कच्चे माल की उपलब्धता भी कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करती है। यदि संस्था द्वारा ऐसा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है जो पूरे वर्ष आसानी से उपलब्ध हो जाता है, यानी कि जब भी आपको कच्चे माल की जरूरत होगी मार्केट में वो अवेलेबल रहता है, तो आपको कम कार्यशील पूंजी की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि आपको जब जितना जरूरत होगा उतना मार्केट से आप परचेज कर लोगे, आपको स्टॉक करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। इसके विपरीत अगर यदि ऐसा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है जो वर्ष के कुछ ही महीनों में ही उपलब्ध रहता है, जबकि उत्पादन आपको निरंतर करना पड़ता है, पूरे वर्ष उत्पादन करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको पूरे वर्ष उत्पादन करने के लिए अधिक मात्रा में कच्चा माल स्टोर करना पड़ेगा। तो अधिक मात्रा में कच्चा माल स्टोर किया जाएगा तो इसके लिए आपको अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है विकास की संभावनाएं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। विकास का अर्थ व्यवसाय क्रियाओं के स्तर में वृद्धि होने से है, यानी कि उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होना। जिस संगठन में पर्याप्त विकास की संभावनाएं उपलब्ध होती है, यानी कि ये संभावनाएं हैं कि ये व्यवसाय आगे ग्रोथ करेगा, यानी कि विकास होने की बहुत संभावना है, तो उसमें अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। इसके विपरीत जिसमें विकास की संभावनाएं नहीं होती उनमें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। लेवल ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता का स्तर। ऊंचे प्रतियोगिता स्तर से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप ऐसा व्यवसाय कर रहे हो जिसमें टफ कंपटीशन है, तो कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ती हैं, एडवर्टाइजमेंट, सैंपल देना, डिस्काउंट देना, तो इस तरह की आपको ट्रिक्स अपनानी पड़ती है प्रमोशन के लिए, कंपटीशन में जीवित रहने के लिए, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि प्रतियोगिता का सामना करने हेतु तुरंत पूर्ति के लिए माल का स्टॉक भी आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, लंबे समय के लिए आपको उधार सुविधा भी देनी पड़ सकती है, तो इस तरह से बहुत सारी आपको कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा पूंजी की वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। और जिन बिजनेस के अंदर कंपटीशन नहीं होता उनको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का अभिप्राय मूल्य वृद्धि से है। ऐसी स्थिति में उत्पादन में बिक्री के पूर्व स्तर को बनाए रखने के लिए सबसे पहले अधिक धन की जरूरत होती है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, यानी कि जब मूल्य बढ़ जाते हैं, तेजी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन में जो है बिक्री के जो पहले हम स्तर था वो लेवल बनाए रखने की जरूरत होती है। तो ऐसे लेवल के हमें जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो कॉस्टली मिलेगा, तो इसलिए हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। मुद्रास्फीति की दर बढ़ने के साथ साथ ही कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाती है। अगर मान लेते हैं मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारा आज चैप्टर 9.3 फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल कंप्लीट होता है।